नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब चुनावी रणभूमि में अमित शाह का रथ फंस जाता है या इस फंसे हुए रथ में बैठे अमित शाह को जीत दूर दिखाई देती है या उन्हें हार का डर सताने लगता है, तब अमित शाह अक्सर ये दांव खेलते हैं। और ये दांव दोस्तों ऐसा है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के फैसले को समझना होगा। तो अमित शाह के इस दांव को आप जरूर समझें। और आज मैं अमित शाह यानी भाजपा के चाणक्य के इसी दांव की हर परत एक एक करके खोलने जा रहा हूं। अब दोस्तों, अमित शाह ने आज अपना अभियान पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले फेज के लिए, जहां 58 सीटें हैं, उसका जो अभियान शुरू किया, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब शाह साहब ने चेहरे पे मास्क लगाया नहीं लगाया, भीड़ उनके साथ कुछ ज्यादा थी, ये भी विषय नहीं है। विषय यह है कि इस 58 सीटों के लिए वो अपना चुनावी अभियान आगरा जैसे बड़े शहर से शुरू कर सकते थे, वो गाजियाबाद से शुरू कर सकते थे। अमित शाह बागपत, जो आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है, वहां से अपना चुनावी अभियान शुरू करके आरएलडी और समाजवादी पार्टी को एक संदेश दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आज अपना चुनावी अभियान कैराना से शुरू किया। कैराना से, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और ये वो शहर है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। यहां से उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और यही उनका दांव। अब कैराना में माहौल कितना गर्म रहता है, वहां पर हिंदू मुस्लिम ये सब मसले रहते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता चुनाव के मौसम में। लेकिन एक दिलचस्प बात, एक चौंकाने वाली बात आपको बता रहा हूं। 2014 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अमित शाह यहां गए थे माहौल बनाने, गरम करने। उनको जरूरत थी उस वक्त मोदी को जिताने के लिए, और उन पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने, जी हां, ये वो इलेक्शन कमीशन नहीं था जो आज है, इलेक्शन कमीशन ने उन पर ऐतराज भी किया था। और आज अमित शाह ने खुद कह दिया कि वो 2014 के बाद पहली बार कैराना आए। ऐसी क्या मजबूरी है कि अमित शाह इतने साल बाद कैराना लौटे? 2014 जीतने के बाद उन्हें 2017 में कैराना की जरूरत नहीं थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में उनको कैराना की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जाट और मुसलमान अलग अलग थे। लेकिन किसान आंदोलन के बाद जब जाट और मुसलमान एक हुए, तो फिर से अमित शाह को याद आ गई। सुनिए उनके मुंह से उन्हीं की बात। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिलती है। दरअसल मोदी और अमित शाह की जो असली घबराहट है, जो बेचैनी है उनकी, वो बेचैनी ही इसी गठबंधन को लेकर है कि आरएलडी यानी जयंत चौधरी और अखिलेश और साथ में राकेश टिकैत, ये जब तीनों इकट्ठे हुए किसान आंदोलन में, और भीड़ की भीड़, रैला का रैला दिल्ली की तरफ बढ़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और जिस तरह 7 दिसंबर को जयंत चौधरी और अखिलेश ने मिलकर रैली की और उस रैली में मुस्लिम और जाट इकट्ठे हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ये पिछले 15-20 सालों में हिंदू मुस्लिम, जाट मुस्लिम की सबसे बड़ी रैली थी। और यही रैली घबराहट है जिससे चाणक्य डरे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये जो जाट और मुस्लिम
ये जो 27% और 17%, ये जो एक इतना बड़ा फैक्टर है, जो विनेबिलिटी फैक्टर है, जो जीत का फैक्टर है, इसको कैसे तोड़ा जाए। और इसीलिए उन्होंने चुन लिया कैराना। जी हां, कैराना, वो केंद्र बिंदु जहां से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तूफान अक्सर उठे हैं और उन्होंने राजनीति बिसात बदल दी है। 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट दिया ना। अब एक और संयोग देखिए, इत्तेफाक देखिए कि जिस कैराना में आज देश के गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य अमित शाह गली गली घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, पलायन की याद दिला रहे हैं, उसी कैराना में बरसों बरस बाद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। तो आगे आगे योगी, पीछे पीछे अमित शाह, मकसद एक, उद्देश्य एक, जो आप समझ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। अब साहब, कैराना की इन्हीं तंग गलियों में एक दुकान है, साधु स्वीट्स, मिठाई की दुकान। लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में ये जो दुकान है चर्चा में रही, सुर्खियों में रही, क्योंकि इसके मालिक राकेश गर्ग, ऐसा कहा जाता है दहशत की वजह से वो यहाँ से पलायन कर गए थे, दुकान बंद कर दी थी, अंबाला चले गए थे। और राकेश गर्ग को बार बार बीजेपी ने हाईलाइट किया, लोगों को बताया कि साहब देखिए ये अंजाम होता है। अमित शाह भी आज इसी दुकान पर गए। अब वो अमन चैन के लिए गए थे, वो शांति का संदेश लेकर गए थे, या फिर माहौल गर्म कर रहे थे, ये आप तय करिए। मैं बित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। साहब, कैराना की इन तंग गलियों में जाकर, साधु स्वीट्स पर जाकर अमित शाह जो पलायन की बात कर रहे हैं, वो दरअसल शांति का पैगाम दे रहे हैं, वो घाव भर रहे हैं, या किसी के घाव हरे कर रहे हैं? क्या वो माहौल गर्म कर रहे हैं? जिस तरह का माहौल उन्होंने दिल्ली में गर्म किया था। आपको याद होगा कि जब अमित शाह का रथ दिल्ली में फंसा तो केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा था कि बटन यहां दबेगा, करंट शाहीन बाग में लगेगा। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। अब हकीकत तो यह है कि अमित शाह कैराना जिस मकसद से गए, उसके पीछे जो कहानी असली है वो ये है कि अमित शाह जानते हैं कि इन 4.5-5 सालों में योगी जी ने कोई काम नहीं किया, और सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी वेव बड़ी ज़बरदस्त है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ज़्यादातर विधायक अपने इलाके में नहीं जा पा रहे हैं। जो बेचारे जा रहे हैं कोशिश करके, उनका विरोध हो रहा है। कोई इनोवा में बैठकर भाग रहा है, कोई पलट रहा है वापस, कोई जाने से घबरा रहा है, किसी का कुर्ता फाड़ा जा रहा है, किसी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, किसी का पुतला फूका जा रहा है। यह हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। और आप ये वीडियो देख के समझ रहे होंगे कि किस कदर विरोध है भाजपा विधायकों का। लेकिन अब क्योंकि भगदड़ बीजेपी में मच गई, तो अमित शाह जो 100 विधायकों का टिकट काटना चाहते थे वो टिकट भी नहीं काट रहे, और जो विधायक जिनकी हार तय है उनको लड़ाना पड़ रहा है। इन सब के बीच, महंगाई के बीच, बेरोजगारी के बीच, कोविड की बदहाली के बीच, बद इंतजामी के बीच, एक ही दांव बचा है, और ये वही दांव है जो घूम घूम कर अमित शाह उत्तर प्रदेश में हर मंच से कह रहे हैं। एक खास लाइन है अमित शाह की, एक खास मकसद है। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी।
भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? अब साहब ऐसा नहीं है कि अमित शाह को इस सांप्रदायिक दांव से हर जगह शिकस्त मिली हो। ये दांव कभी बड़ा मजबूत था। 2014 में दांव मजबूत था, 17 में भी मजबूत था। लेकिन जब से ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजेक्शन की सरकार साबित हो रही है, डबल एंटी इनकम्बेंसी की सरकार साबित हो रही है, और खासकर पिछले 1.5-2 साल से जब जब कोशिश करी अमित शाह ने माहौल गर्म करने की, जीत की जगह उन्हें शिकस्त मिली। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप दिल्ली का ही आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। बड़ी कोशिश करी अमित शाह के मंत्रियों ने, कहा कि साहब देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश। और अमित शाह ने तो घूम घूम कर कहा कि साहब शाहीन बाग ये गढ़ है केजरीवाल का। पूरी कोशिश थी उनको कि हिंदू मुस्लिम वो दिल्ली में करते हैं। सफलता नहीं मिली, भारी शिकस्त मिली। और यही कोशिश उन्होंने बंगाल में करी। बंगाल में भी वहाँ उन्होंने उस सांप्रदायिक माहौल को गर्म करने की कोशिश करी। खूब घूम घूम कर अमित शाह ने बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन माहौल गर्म होने की जगह बीजेपी वहाँ एक लंबे वक्त के लिए ठंडी हो गई। आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है। मोदी जी कहां से भेजे? गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। अब साहब अमित शाह के लिए चाणक्य के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, मुश्किल ये है कि साहब यानी नरेंद्र मोदी ने बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी इस बार उनको दे दी है। साहब ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश नहीं देखेंगे, उत्तराखंड नहीं देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 3 लोगों को आप मात देंगे। और ये 3 लोग हैं राकेश टिकैत, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। और इन तीनों ने किसान आंदोलन में जिस तरह से भाईचारा कमेटियां बनाकर गांव-गांव जाके जाटों को, मुस्लिम्स को ये जो 27% और 17% का जो आंकड़ा है वो एक कर दिया, वो घबराहट, वो बेचैनी है अमित शाह की। किस रास्ते से निकलें तो कैसे निकलें, इस चक्रव्यूह से बाहर आएं तो कैसे आएं, क्या करना होगा। और खासकर इस रैली के बाद उनके पास इस गांव के अलावा कुछ नहीं बचा। अब साहब ऐसी भीड़ जुटने के बाद, ऐसी रैली जुटने के बाद जो एक तस्वीर सामने आती है जहन में, वो ये है कि बरसों बरस बाद मुसलमान और जाट जो आपस में भिड़ गए थे, जिनके बीच में खून खराबा हुआ था, वो एक साथ आ रहे हैं। वो गंगा जमनी तहजीब, वो हिंदू मुसलमानों का एक मंच पर आना, एक अच्छी शुरुआत है, एक अमन चैन की शुरुआत है। घाव भर रहे हैं, लेकिन शायद शाह का एजेंडा कुछ और है। शायद ये दोस्ती, ये साथ उनको रास नहीं आ रहा। लेकिन एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि ऐसी दोस्ती जो मुश्किल से जो 2 हाथ साथ आए हैं और अब चुनाव के सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं, तो क्या 10 दिन में इस साथ को तोड़ा जा सकता है? शायद इतना आसान नहीं है। एक बार जब लोग आपस में एक साथ एक मंच पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि चंद दिनों में उस दोस्ती को तोड़ा जा सकता है। अमित शाह को इस बात को समझना होगा, और खासकर एक गृह मंत्री के नाते, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं। देश की अमन चैन, देश का अमन चैन, ये कौमी एकता, ये गंगा जमुना तहजीब, ये सबसे ऊपर है। तो आज बस दोस्तों इतना ही। बाकी नतीजा तो फिर 10 मार्च को ही पता लगेगा कि कामयाब कौन है। अमित शाह का ये दांव कामयाब है या फिर वो जो गठबंधन का वो जो गंगा जमनी तहजीब है वो कामयाब होती है। देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।